भारत के उत्तर प्रदेश राज्य के एक छोटे से गांव चंद्रपुर में जीवन बहुत सरल था। मिट्टी से बने कच्चे घर, छप्पर की छतें और संकरी गलियां, जहां सुबह मुर्गे की बांग से दिन की शुरुआत होती और शाम होते ही लालटेन की रोशनी हर कोने में टिमटिमाती। यह वही गांव था जहां खेत और मेहनती लोगों की सांसें थे। यहीं पर रहता था राघव का परिवार। राघव एक गरीब किसान था, जिसकी रोजी रोटी बस थोड़ी सी जमीन और मौसम की दया पर निर्भर करती थी। उसकी पत्नी सविता घर संभालने के साथ साथ कूड़ा करकट और कबाड़ इकट्ठा कर बेचती ताकि घर के खर्च पूरे हो सके। उनका बेटा फरहान 15 साल का था। पढ़ाई छोड़कर अक्सर खेतों में बाप की मदद करता। लेकिन इस गरीब घर की सबसे छोटी कली थी अनाया। सिर्फ 10 साल की, मगर उसकी मासूम मुस्कान हर थके हुए दिल को सुकून देती। काले लंबे बाल, बड़ी चमकीली आंखें और भोला सा चेहरा। वह अक्सर घर के सामने बने छोटे आंगन में खेलते खेलते गीत गुनगुनाती। उसकी आवाज सुनकर पड़ोसी रुक जाते और कहते, देखो, हमारी अनाया कितनी प्यारी बच्ची है। गांव के लोग उसे बहुत चाहते थे। उसकी सादगी और आज्ञाकारी स्वभाव ने सबका दिल जीत लिया था। भले ही वह स्कूल कम जाती थी, क्योंकि गरीबी ने उसे किताबों से दूर रखा था, लेकिन वह माँ से थोड़े बहुत शब्द पढ़ना सीख गई थी। लिखना उसे नहीं आता था, लेकिन सपनों में वह भी किताबों और पेंसिलों से खेलती। फरहान अक्सर बहन के साथ रहता। जब वह खेत में नहीं जाता, तो अनाया के साथ छोटी छोटी लकड़ियां बीनता या पास के तालाब के किनारे खेलते। दोनों भाई बहन के बीच अटूट बंधन था। लेकिन इस गरीबी और कठिनाइयों के बीच भी परिवार खुश था। राघव कभी कभी बेटी की ओर देखकर कहता, अनाया, तू हमारी जिंदगी की रोशनी है। भगवान तुझे हमेशा हंसते खेलते रखे। और अनाया खिलखिलाकर हंस पड़ती। पर कोई नहीं जानता था कि इसी मासूमियत से भरी दुनिया पर जल्द ही एक काली छाया उतरने वाली है, एक ऐसा तूफान जो पूरे गांव को हिलाकर रख देगा और इस छोटे से परिवार की जिंदगी को हमेशा के लिए बदल देगा। अनाया का बचपन गांव चंद्रपुर की मिट्टी में ही पला बढ़ा था। उसके छोटे से पैरों की आहट खेतों की मेड़ों और तालाब के किनारे गूंजती रहती। भले ही उसके पास खिलौने नहीं थे, पर वह मिट्टी से गुड़िया बनाकर खेलती, और जब कोई दोस्त नहीं मिलता, तो हवा में उड़ते तितलियों को पकड़ने की कोशिश करती। उसकी मासूम आंखों में कभी कोई शिकायत नहीं थी। जब माँ सविता उसे साथ लेकर कबाड़ बीनने जाती, तो वह रास्ते में पत्थरों से खेलती और कभी फूल तोड़कर माँ की साड़ी में खोंस देती। सविता अक्सर उसे देख मुस्कुराती और कहती, बेटी, तूने तो मेरी थकान ही उतार दी। अनाया का स्वभाव इतना प्यारा था कि गांव की औरतें अक्सर उसे अपने घर बुला लेतीं। वह भी चुपचाप उनकी मदद कर देती, कभी आंगन बुहार देती, कभी बच्चे को गोद में उठा लेती। बदले में औरतें उसे चने या मिठाई का एक टुकड़ा दे देती। गांव के बुजुर्ग जब शाम को पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर बातें करते, तो अनाया वहां दौड़कर जाती। कोई उसे सिर पर हाथ फेरता, कोई उसे लक्ष्मी का रूप कहकर आशीर्वाद देता। ऐसा लगता था मानो पूरा गांव उसकी मासूमियत में अपना बचपन ढूंढ लेता हो। लेकिन इन सबके बीच गरीबी की चुभन हर जगह मौजूद थी। घर पुराना बांस और मिट्टी का बना हुआ था, बारिश के दिनों में छत टपकती और सर्दियों में ठंडी हवा सीधे भीतर आ जाती। खाने के लिए कभी कभी सिर्फ सूखी रोटी और प्याज ही होता। फिर भी अनाया की खिलखिलाती हंसी से लगता मानो घर किसी महल से कम नहीं। राघव जब दिन भर खेत में मेहनत करके लौटता, तो बेटी दौड़कर उसकी गोद में चढ़ जाती। वह थका हुआ चेहरा देख अनाया कहती, बाबा, मैं बड़ी होकर आपके लिए सोने का हल खरीदूंगी। राघव की आंखें नम हो जातीं और वह बेटी को सीने से लगाकर कहता, बेटी, तू बस खुश रहना। तेरी मुस्कान ही मेरा खजाना है। अनाया की मासूमियत गांव में उम्मीद की तरह चमकती थी। लेकिन समय का पहिया कब दिशा बदल देता है, यह कोई नहीं जानता। उसी मासूम जीवन की डोर अब एक ऐसे मोड़ पर पहुंचने वाली थी जहां खुशियों की जगह दर्द और आंसू इंतजार कर रहे थे। अगस्त का महीना था। गांव चंद्रपुर में दोपहर से ही बादल उमड़ने लगे थे। शाम तक आसमान काला हो गया और मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। बच्चे बारिश में भीगकर खेल रहे थे। अनाया भी अपने दोस्तों के साथ आंगन में कूदफांद कर रही थी। उसके छोटे पैरों से पानी छप छप उड़ रहा था और उसकी हंसी पूरे मोहल्ले में गूंज रही थी।
अचानक खेलते खेलते उसका चेहरा पीला पड़ गया। उसने अपने पेट को दोनों हाथों से पकड़ लिया और जमीन पर गिर पड़ी। उसकी सांसें तेज हो गईं, माथे पर पसीना छलक आया। पास खड़ी सविता घबराकर चिल्लाई, अनाया, मेरी बच्ची, क्या हुआ? वह दौड़कर बेटी को उठाती है। अनाया की आवाज कांप रही थी। अम्मा, मेरा पेट बहुत दर्द कर रहा है। मैं सह नहीं पा रही। राघव खेत से लौट रहा था। जब उसने यह देखा तो वह तुरंत अपनी पुरानी साइकिल लेकर आया। बारिश अभी भी तेज थी, मगर उसने पत्नी और बेटी को बिठाया और गांव के छोटे स्वास्थ्य केंद्र की ओर तेजी से पैडल मारने लगा। रास्ता कीचड़ से भरा था, टायर बार बार फिसल रहे थे, लेकिन उसके मन में सिर्फ एक ही चिंता थी, किसी भी तरह बेटी को बचाना। स्वास्थ्य केंद्र में पहुंचते ही डॉक्टर ने अनाया की हालत देखी और माथे पर शिकन डालते हुए कहा, यहां इलाज मुमकिन नहीं है। तुरंत इसे जिला अस्पताल लखनऊ ले जाइए। राघव और सविता के पैरों तले जमीन खिसक गई। उनके पास न गाड़ी थी, न पैसे। गांव वालों ने हालात देखकर मदद की, किसी ने मोटरसाइकिल दी, किसी ने छतरी पकड़ा दी। भारी बारिश के बीच वे लोग अनाया को लेकर लखनऊ की ओर निकल पड़े। रास्ते भर अनाया का चेहरा और सफेद होता जा रहा था। उसकी सांसें टूट टूट कर निकल रही थीं। सविता रोते रोते बार बार बेटी का चेहरा सहलाती और कहती, बेटी, हिम्मत रख। हम पहुंच रहे हैं। भगवान सब ठीक करेगा। बारिश की बूंदें मानो उस परिवार के दर्द का हिस्सा बन गई थीं। उस रात चंद्रपुर गांव की गलियों में हर कोई यही दुआ कर रहा था, हे भगवान, इस मासूम को बचा लो। लखनऊ जिला अस्पताल की आपातकालीन इकाई में जब अनाया को लाया गया, तो उसकी हालत बेहद नाजुक थी। बरसात में भीगकर ठंड से कांप रही थी और बार बार बेहोशी की ओर जा रही थी। डॉक्टर मेहरा, एक अनुभवी डॉक्टर, तुरंत दौड़कर आए और नर्स को निर्देश दिया, जल्दी करो, बच्ची को वार्ड में ले चलो, ऑक्सीजन लगाओ। सविता बाहर खड़ी कांपते हुए पूछ रही थी, डॉक्टर साहब, मेरी बेटी को क्या हुआ? यह तो बस पेट दर्द की शिकायत कर रही थी। डॉक्टर मेहरा ने गंभीर नजर से उसे देखा लेकिन कुछ नहीं बोले। तुरंत उन्होंने स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर कपूर को बुलाया। कुछ ही मिनटों बाद डॉक्टर कपूर आईं, उन्होंने अल्ट्रासाउंड करने का निर्णय लिया। कमरे में गहरी खामोशी छा गई। मशीन की स्क्रीन पर जो तस्वीरें उभर रही थीं, उन्हें देखकर डॉक्टर कपूर का चेहरा सफेद पड़ गया। उन्होंने कांपती आवाज में कहा, यह बच्ची गर्भवती है और लगभग 6 महीने का गर्भ है। यह सुनते ही डॉक्टर मेहरा की सांसें थम गईं। बाहर खड़ी सविता ने जब यह सुना, तो जमीन पर गिरते गिरते संभली। उसका गला सूख गया, शब्द गुम हो गए। नन्ही, यह कैसे हो सकता है? डॉक्टर, मेरी बेटी तो सिर्फ 10 साल की है। 10 साल? राघव, जो दरवाजे के पास खड़ा था, दीवार पकड़कर गिर पड़ा। उसके मुंह से चीख निकली, भगवान, यह असंभव है। मेरी बच्ची, मेरी अनाया तो अभी गुड़ियों से खेलती है। यह झूठ है। यह झूठ है। डॉक्टर कपूर की आंखों में भी नमी थी, लेकिन आवाज दृढ़ थी। मुझे अफसोस है, लेकिन यह सच है। यह बच्ची गर्भवती है और अभी समय से पहले प्रसव के लक्षण दिखा रही है। इसकी जान खतरे में है। कमरे का माहौल इतना भारी हो गया कि नर्सें भी आंखें पोंछ रही थीं। सविता ने दोनों हाथों से चेहरा ढक लिया और बेतहाशा रोने लगी। हे भगवान! यह किसने किया मेरी बच्ची के साथ? कौन सा दरिंदा था जिसने मेरी मासूम की जिंदगी छीन ली? राघव दीवार पर मुक्के मारते हुए चीख उठा, मैं कसम खाता हूं, जिसने भी यह किया है, मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। उस रात अस्पताल की गलियारों में सिर्फ एक आवाज गूंज रही थी, एक मां का विलाप और एक पिता का टूटा हुआ गर्जन। और इसके बीच छोटी सी अनाया बेहोशी में डूबी थी, मानो उसकी मासूमियत को किसी ने बेरहमी से चुरा लिया हो। लखनऊ अस्पताल के ऑपरेशन थिएटर के बाहर अंधेरा छाया हुआ था। गलियारे की ठंडी दीवारों पर पानी की बूंदें टपक रही थीं। अंदर छोटी सी अनाया को स्ट्रेचर पर लिटाकर तेजी से ले जाया गया।
उसके नन्हे हाथों में सलाइन की बोतल लगी थी और चेहरा बर्फ सा सफेद पड़ चुका था। डॉक्टर कपूर ने टीम को निर्देश दिया, बच्ची बहुत कमजोर है, हमें तुरंत ऑपरेशन करना होगा। जरा सी देर हुई तो दोनों की जान जा सकती है। सविता ऑपरेशन थिएटर के दरवाजे के बाहर घुटनों के बल बैठ गई। आंसुओं से उसका आंचल भीग चुका था। वह बुदबुदा रही थी, हे भगवान, मेरी बच्ची को बचा लो। उसकी जान ले लो, पर मेरी अनाया को मत छीनो। राघव बार बार दीवार पर सिर मार रहा था। उसके हाथ खून से लाल हो गए थे, पर दर्द का एहसास तक नहीं था। सिर्फ एक ही सवाल उसकी आत्मा को जलाए जा रहा था, कौन दरिंदा था जिसने मेरी 10 साल की बच्ची को इस हालत में पहुंचा दिया? 2 घंटे तक ऑपरेशन चलता रहा। गलियारे में हर टिक टिक की आवाज एक पहाड़ जैसी लग रही थी। आखिरकार डॉक्टर कपूर बाहर आए। उनके चेहरे पर थकान और आंसुओं की नमी साफ दिख रही थी। धीरे धीरे उन्होंने कहा, हमने अनाया को बचा लिया है, लेकिन बच्चा नहीं बच सका। उसका शरीर इतना कमजोर था कि वह जीवित नहीं रह पाया। यह सुनते ही सविता जमीन पर गिर पड़ी। उसने दोनों हाथों से सिर पकड़ लिया और चीख पड़ी, हे भगवान, मेरी बच्ची पर इतना बड़ा बोझ क्यों डाल दिया? वह तो खुद अभी बच्ची है। राघव ने डॉक्टर कपूर का कॉलर पकड़ लिया, उसकी आंखों में खून उतर आया। किसने किया यह सब? बताओ, कौन है वो जानवर? मैं उसे अपनी आंखों के सामने जिंदा जला दूंगा। डॉक्टर मेहरा ने उसके हाथ पकड़े और धीमे स्वर में कहा, राघव जी, सबसे पहले आपकी बेटी की जिंदगी बचाना जरूरी था। सच जानने का वक्त भी आएगा, लेकिन अभी हमें अनाया को संभालना है। अस्पताल के गलियारे में सन्नाटा छा गया। हर कोई दंग था। एक 10 साल की बच्ची, जिसने अभी तक ठीक से स्कूल की किताबें भी नहीं देखी थीं, वह मां बन गई थी, और उसी पल उसका बचपन भी हमेशा के लिए मर गया। ऑपरेशन के बाद अनाया को आईसीयू में रखा गया। उसके छोटे से शरीर में कई नलियां लगी थीं, चेहरा बिल्कुल पीला और निर्जीव सा। वह इतनी नन्ही थी कि बिस्तर का आधा हिस्सा खाली लग रहा था। मशीनों की बीप बीप आवाजें गलियारे में गूंज रही थीं। सविता आईसीयू के बाहर बैठी थी। उसकी आंखें सूख चुकी थीं, लेकिन आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे। उसने दोनों हाथ जोड़कर प्रार्थना की, हे भगवान, मेरी बच्ची को ठीक कर दो। उसने क्या बिगाड़ा था किसी का? मासूम है, निर्दोष है। फिर क्यों उस पर इतना बड़ा जुल्म हुआ? राघव खामोश खड़ा था, उसकी आंखें लाल थीं। वह बार बार अपनी मुट्ठी भींचता और दीवार पर मारता। अचानक उसने दांत भींचकर कहा, मैं कसम खाता हूं, जिसने भी मेरी बेटी की जिंदगी बर्बाद की है, उसे मैं ढूंढ निकालूंगा। चाहे वह कोई भी हो, उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। उसकी आवाज इतनी भारी और दर्द से भरी थी कि पास खड़े डॉक्टर भी सिहर उठे। उसी समय डॉक्टर कपूर बाहर आए। उन्होंने धीमी आवाज में कहा, अनाया अभी खतरे से बाहर है, लेकिन उसका शरीर बहुत कमजोर है। हमें उसकी देखभाल बेहद सावधानी से करनी होगी। और सबसे अहम बात, यह मामला केवल परिवार का नहीं है, यह अपराध है। हमें पुलिस को सूचित करना होगा। यह सुनकर सविता ने अपना चेहरा ढक लिया और फूट फूट कर रो पड़ी। डॉक्टर, मेरी बच्ची की बदनामी पूरे गांव में हो जाएगी। लोग क्या कहेंगे? वह तो अभी बच्ची है। राघव ने पत्नी की ओर देखा और गुस्से से बोला, चुप रहो, सविता। यह शर्म की बात नहीं, यह गुनाह है। जिसने यह किया है, वह इंसान नहीं, जानवर है। उसे सजा मिलेगी, चाहे पूरी दुनिया हमारे खिलाफ क्यों न हो। अस्पताल का माहौल भारी हो गया। सन्नाटे में बस सविता की सिसकियां और राघव की प्रतिज्ञा गूंज रही थी। और बीच में कांच की खिड़की से दिखाई देती मासूम अनाया, जिसकी मासूमियत पहले ही मौत से भी गहरी चोट खा चुकी थी। अगली सुबह जैसे ही खबर गांव चंद्रपुर पहुंची कि 10 साल की अनाया गर्भवती पाई गई है, पूरा गांव हिल गया। यह बात पहले तो कानाफूसी में चली, फिर धीरे धीरे हर घर के आंगन में सिर्फ यही चर्चा होने लगी। पड़ोस की अम्मा, शोभा देवी, सिर पकड़कर बैठ गईं। हे भगवान, इतनी मासूम बच्ची के साथ इतना बड़ा अन्याय।
यह कैसे हो सकता है? गली में खड़े कुछ लोग आपस में बुदबुदाने लगे। कोई बाहर का आदमी तो गांव में आता नहीं। फिर यह सब हुआ कैसे? जरूर घर के ही आसपास किसी ने यह गुनाह किया है। अनाया को गांव के लोग अपनी बेटी जैसा मानते थे। उसकी मासूम मुस्कान सबके दिल में बसी हुई थी। जब यह खबर फैली तो लोग गुस्से और सदमे में भर गए। कोई विश्वास ही नहीं कर पा रहा था कि इतनी छोटी बच्ची पर ऐसा अत्याचार हुआ होगा। मकानों की छतों से औरतें झांक झांक कर बातें करने लगीं। अब इस परिवार की इज्जत क्या बचेगी? दूसरी बोली, इज्जत का सवाल नहीं है बहन, यह तो गुनाह है। जिसने किया है उसका नाम सामने आना ही चाहिए। गांव के चौपाल पर बुजुर्ग इकट्ठा हुए। उनमें से एक, रमेश चाचा, गुस्से में बोले, अगर पुलिस इस मामले को दबाएगी तो याद रखना, हम गांव वाले खुद उस दरिंदे को ढूंढकर सजा देंगे। लेकिन फुसफुसाहटों के बीच संदेह का साया परिवार पर भी पड़ने लगा। लोग चुपके चुपके कहते, अनाया के घर में कौन कौन रहता है? पिता खेत में रहते हैं, मां अक्सर बाजार जाती है। फिर बच्ची के साथ कौन था? सविता जब यह बातें सुनती तो आंसू रोक नहीं पाती। वह सोचती, क्या अब लोग हमारी मदद करेंगे या हमें दोष देंगे? गांव का हर दिल सवालों और शक से भरा था। मासूम अनाया अस्पताल के बिस्तर पर मौत और जिंदगी से जूझ रही थी और गांव चंद्रपुर की गलियां एक रहस्य की गिरफ्त में कांप रही थी। कुछ ही दिनों में यह मामला पुलिस के पास पहुंच गया। लखनऊ जिला मुख्यालय से विशेष आदेश आया और थाना अधिकारी इंस्पेक्टर सिंह खुद जांच के लिए गांव चंद्रपुर पहुंचे। उनका चेहरा कठोर था, आंखों में गंभीरता और आवाज में दृढ़ता। अस्पताल के गलियारे में वे सीधे राघव और सविता के पास पहुंचे। दोनों जमीन पर बैठे आंसू पोंछ रहे थे। इंस्पेक्टर सिंह ने गहरी आवाज में कहा, राघव जी, मुझे पता है आपके परिवार पर बहुत बड़ा संकट आया है। लेकिन सच जानना जरूरी है। बच्ची के साथ जो हुआ वह सिर्फ निजी नहीं है, यह बड़ा अपराध है। आप जो भी जानते हैं साफ साफ बताइए। राघव कांपती आवाज में बोला, साहब, हम गरीब लोग हैं। हमारे घर में कौन आता है? बस मैं, मेरी बीवी सविता, बेटा फरहान और अनाया। और कभी कभी कुछ रिश्तेदार। हमें तो खुद समझ नहीं आ रहा कि यह सब कैसे हुआ। सविता ने रोते हुए हाथ जोड़ लिए। सर, मेरी बेटी अभी 10 साल की है। उसने तो गुड़ियों से खेलना भी नहीं छोड़ा। कौन जानवर था जिसने यह सब किया? कृपा करके उसे ढूंढ निकालिए। इंस्पेक्टर सिंह ने अपनी डायरी निकाली और नोट्स बनाते हुए पूछा, क्या हाल ही में कोई अनजान आदमी घर आया था? कोई मजदूर, मेहमान या रिश्तेदार जो अक्सर आते जाते हों? राघव कुछ पल चुप रहा, फिर धीमी आवाज में बोला, रोज तो कोई नहीं आता। हाँ, कभी कभी मेरा चचेरा भाई हरीश आता था। वह मदद करने के बहाने घर में आ जाता था। लेकिन इंस्पेक्टर सिंह ने उसकी बात बीच में ही काट दी। हम हर शक की तह तक जाएंगे, चाहे वह घर का हो या बाहर का। सच को छुपाना अब मुमकिन नहीं। गलियारे में खामोशी छा गई। आईसीयू के अंदर नन्ही अनाया मशीनों से जुड़ी पड़ी थी और बाहर इंस्पेक्टर सिंह ने यह स्पष्ट कर दिया था कि अब एक बड़ी जांच शुरू होने वाली है जो गांव चंद्रपुर की नींव हिला देगी। इंस्पेक्टर सिंह की जांच तेजी से आगे बढ़ रही थी। उन्होंने घरवालों से अलग अलग सवाल पूछे। जब उन्हें पता चला कि राघव और सविता अक्सर खेत और बाजार में रहते हैं और घर पर ज्यादातर समय अनाया अपने बड़े भाई फरहान के साथ रहती है, तो उनकी भौहें सिकुड़ गईं। सिंह ने गहरी नजर से राघव को देखा। आप कहते हैं कि कोई बाहर का आदमी घर नहीं आता। तो फिर सोचिए, अनाया ज्यादातर किसके साथ रहती थी? राघव चौंक गया। उसका चेहरा पीला पड़ गया। वह धीरे से बोला, साहब, फरहान। लेकिन वह तो सिर्फ 15 साल का बच्चा है। वह कभी ऐसा नहीं कर सकता। वह अपनी बहन से बहुत प्यार करता है। सविता ने तुरंत हस्तक्षेप किया। उसकी आंखों से आंसू झरझर बहने लगे। नहीं सर, मेरा बेटा मासूम है। वह अपनी बहन को तकलीफ पहुंचाने का सोच भी नहीं सकता। यह इल्जाम उस पर मत लगाइए।
लेकिन इंस्पेक्टर सिंह ने सख्त आवाज में कहा, देखिए, हमें हर संभावना को देखना होगा। सच्चाई की परतें खोलनी पड़ेंगी। अगर फरहान निर्दोष है तो हमें पता चलेगा, लेकिन अगर उनकी बात अधूरी रह गई और वातावरण में एक भारी खामोशी छा गई। उसी समय फरहान अस्पताल के कोने में बैठा था। उसकी आंखें सूजी हुई थीं और होंठ कांप रहे थे। उसने मां की ओर देखा और फूट फूट कर रो पड़ा। अम्मी, आप भी सोचती हैं मैंने कुछ किया? मैं अपनी बहन को कभी चोट नहीं पहुंचा सकता। मैं कसम खाता हूं, मैं बेगुनाह हूं। सविता दौड़कर उसे गले से लगा लेती है। नहीं बेटा, मैं तुझ पर शक नहीं कर सकती, पर हालात ऐसे हैं कि पुलिस को सवाल पूछना ही होगा। राघव खामोश खड़ा था, मगर उसकी आंखों में आंसू और दिल में तूफान मचा हुआ था। एक ओर उसे अपने बेटे पर यकीन था, दूसरी ओर इंस्पेक्टर के सवाल उसके मन को चीर रहे थे। गांव में यह खबर आग की तरह फैल गई। लोगों ने आपस में कहना शुरू किया, शायद भाई ही दोषी हो। और कौन होगा जो रोज घर पर मौजूद रहता था? गांव की फुसफुसाहटें अब शक में बदलने लगी थीं। और इस शक का बोझ सबसे ज्यादा दबा रहा था फरहान और उसके टूटते परिवार को। अस्पताल के एक शांत कमरे में इंस्पेक्टर सिंह ने फरहान को बुलवाया। दरवाजा बंद होते ही भीतर एक तनावपूर्ण खामोशी फैल गई। बाहर राघव और सविता रोते हुए खड़े थे, लेकिन पुलिस ने साफ कह दिया, हमें उससे अकेले बात करनी होगी। फरहान की आंखें लाल थीं, चेहरा थकान और डर से भरा हुआ। इंस्पेक्टर सिंह ने सीधे सवाल किया, फरहान, तुम ज्यादातर समय अपनी बहन अनाया के साथ रहते थे। सच सच बताओ, क्या तुम्हारा इससे कोई लेना देना है? फरहान कांपते हुए खड़ा हो गया। आंसू उसके गालों पर लुढ़क पड़े। नहीं साहब, मैं अपनी बहन को अपनी जान से भी ज्यादा चाहता हूं। मैंने उसके साथ कभी बुरा सोचा तक नहीं। मैं कसम खाता हूं, मैंने कुछ नहीं किया। सिंह ने अपनी डायरी पर पेन ठोकते हुए दोबारा पूछा, तो फिर यह सब कैसे हुआ? अगर घर में कोई बाहर का आदमी नहीं आया, तो बच्ची गर्भवती कैसे हो गई? फरहान ने सिर पकड़ लिया। उसकी आवाज टूट रही थी। मुझे नहीं पता साहब। कभी कभी जब मैं खेत पर पिताजी के साथ जाता था, अनाया घर पर रहती थी। हो सकता है उसी दौरान कुछ हुआ हो। लेकिन मैंने कुछ नहीं किया। मैं निर्दोष हूं। इंस्पेक्टर सिंह ने उसकी आंखों में गहराई से देखा। वहां डर जरूर था, लेकिन साथ ही एक सच्चाई भी झलक रही थी। उन्होंने गहरी सांस ली और कहा, ठीक है, अभी मैं तुम्हें दोषी नहीं ठहरा रहा, लेकिन हमें और जांच करनी होगी। अगर तुम सच बोल रहे हो, तो तुम्हें डरने की जरूरत नहीं। बाहर इंतजार कर रही सविता जैसे ही बेटे को कमरे से बाहर आते देखी, दौड़कर उसे गले से लगा लिया। मैं जानती हूं बेटा, तू बेगुनाह है। लेकिन ये हालात, ये सवाल, सब हमें तोड़ रहे हैं। राघव ने बेटे की ओर देखा। उसका दिल बिखर चुका था। वह सोच रहा था, अगर मेरा बेटा सचमुच निर्दोष है, तो फिर वो कौन है जिसने हमारी मासूम अनाया की जिंदगी तबाह कर दी? गांव की फुसफुसाहटें अब और तेज हो चुकी थीं। लोग उंगली उठाने लगे थे। और इस सब के बीच फरहान लगातार अपनी मासूमियत की भीख मांग रहा था। चंद्रपुर गांव में शक की लहरें अब और गहरी हो चुकी थीं। चौपाल पर बैठे बुजुर्गों से लेकर गलियों में खड़ी औरतों तक, हर कोई आपस में चर्चा कर रहा था। एक बुजुर्ग ने धीरे से कहा, फरहान तो अभी बच्चा है, उसका दोषी होना मुश्किल है। लेकिन राघव का चचेरा भाई हरीश, वह तो अक्सर घर आता जाता था। दूसरी तरफ एक और आदमी बोला, हाँ, मैंने भी देखा है। कभी खाना ले आता, कभी मदद के बहाने रुक जाता। बच्ची अक्सर घर पर अकेली रहती थी और हरीश को सब घर का आदमी मानकर नजरअंदाज कर देते थे। धीरे धीरे पूरा गांव उसी नाम पर चर्चा करने लगा। सविता के कानों में भी यह बातें पहुंची। उसका दिल सिहर उठा। वह सोचने लगी, क्या यह मुमकिन है? जिसे हम भाई कहते थे, उसी ने हमारी बच्ची पर यह जुल्म किया? राघव का चेहरा भी बदलने लगा।
इंस्पेक्टर सिंह से उसने धीरे स्वर में कहा। साहब, हरीश पर नजर डालिए। वह कई बार हमारे घर बेवजह भी आता था, लेकिन मैं कैसे सोचता कि वही दरिंदा हो सकता है। इंस्पेक्टर सिंह की आंखों में चमक आ गई। उन्होंने तुरंत आदेश दिया, हरीश को पूछताछ के लिए बुलाना होगा। अगर वह निर्दोष है तो साफ हो जाएगा, लेकिन अगर वही है तो सच अब ज्यादा देर छुपा नहीं रहेगा। गांव की फुसफुसाहटें अब एक दिशा पकड़ चुकी थीं। लोग धीमे स्वर में कहने लगे, अगर सचमुच हरीश ही दोषी निकला तो यह गांव उसे कभी माफ नहीं करेगा। आईसीयू में लेटी नन्ही अनाया अभी भी होश में नहीं थी, लेकिन बाहर उसके परिवार और गांव पर शक और गुस्से का तूफान तेज होता जा रहा था। अगली सुबह इंस्पेक्टर सिंह अपने दल के साथ गांव के किनारे बने हरीश के घर पहुंचे। दरवाजे पर वह किसी गाड़ी का इंजन खोलकर काम कर रहा था। पुलिस की गाड़ी देखकर उसके हाथ कांप गए और चेहरे पर अजीब सी बेचैनी फैल गई। सिंह सीधे उसके पास गए और सख्त आवाज में बोले, हरीश, हमें अनाया के मामले में तुमसे कुछ सवाल करने हैं। तुम अक्सर राघव के घर आते जाते थे, है ना? हरीश ने पसीना पोंछते हुए जल्दी जल्दी कहा। जी हाँ साहब, मैं तो बस मदद करने जाता था। वे लोग गरीब हैं तो कभी खाना पहुंचा देता, कभी खेतों के काम में हाथ बंटा देता। इसमें बुरा क्या है? सिंह ने उसकी आंखों में सीधा देखा। लेकिन अनाया की हालत जो हुई है, उसके बाद तुम्हारे लगातार घर आने पर शक उठना लाजमी है। सच सच बताओ, उस बच्ची के साथ क्या किया? हरीश का चेहरा एकदम पीला पड़ गया। वह गुस्से और घबराहट में बोल पड़ा, साहब, मैं निर्दोष हूं। मैंने कुछ नहीं किया। आप लोग मुझ पर इल्जाम क्यों लगा रहे हैं? मैं तो उनका खून हूं, उनका अपना हूं। सिंह ने अपनी डायरी बंद की और गंभीर स्वर में कहा, हरीश, सच बोलना तुम्हारे लिए बेहतर है। तुम्हारे जवाब और तुम्हारा डर हमें और गहरी जांच की ओर ले जा रहे हैं। अगर तुम साफ हो तो सबूत तुम्हें बचा लेंगे, लेकिन अगर गुनाहगार हो तो कानून की पकड़ से बच नहीं पाओगे। हरीश की नजरें झुक गईं। वह बार बार होंठ भींच रहा था, पसीना उसके माथे से टपक रहा था। उसका हर हाव भाव यह बता रहा था कि कहीं न कहीं वह सच छुपा रहा है। इंस्पेक्टर सिंह ने तुरंत आदेश दिया, उसे थाने ले चलो। हमें इसे और कड़ी पूछताछ में रखना होगा। गांव के लोग, जो दूर खड़े तमाशा देख रहे थे, आपस में फुसफुसाने लगे। लगता है यही गुनहगार है, वरना इतना घबराता क्यों? और उसी क्षण चंद्रपुर गांव की हवा और भी भारी हो गई। अब सबकी निगाहें हरीश पर टिक गई थीं। थाने के अंधेरे कमरे में हरीश को कुर्सी पर बांधकर बैठाया गया। उसके सामने इंस्पेक्टर सिंह और उनकी टीम खड़ी थी। कमरे में एक बल्ब धीमी रोशनी दे रहा था और सन्नाटे में सिर्फ हरीश की तेज सांसें सुनाई दे रही थी। इंस्पेक्टर सिंह ने मेज पर हाथ पटका। हरीश, बहुत हो गया। अब सच बोलो। अनाया की जिंदगी तबाह करने वाला कौन है? अगर तुम निर्दोष हो तो क्यों डर रहे हो? हरीश बार बार पानी मांगता रहा, माथे से पसीना बहता रहा। उसने पहले बहुत कोशिश की इनकार करने की। नहीं साहब, मैंने कुछ नहीं किया। मैं तो उनका भाई हूं। मैं ऐसा कैसे कर सकता हूं? लेकिन सिंह ने उसकी आंखों में सीधे देखा और कठोर स्वर में कहा, याद रखो, सच से भागने की कोई जगह नहीं है। हमारे पास सबूत आएंगे, गवाह मिलेंगे, और अगर तुम दोषी निकले तो पूरी जिंदगी जेल में सड़ेगे। आखिरी बार पूछ रहा हूं, क्या तुमने ही अनाया के साथ यह गुनाह किया है? हरीश के होंठ कांपने लगे। उसकी आंखों से आंसू बह निकले। अचानक उसने सिर झुका लिया और टूटी हुई आवाज में कहा, हाँ साहब, वही गलती मुझसे हुई है। मैंने ही अनाया की मासूमियत छीन ली। कमरे में सन्नाटा छा गया। पुलिसकर्मियों के चेहरों पर गुस्सा और घृणा उभर आई। इंस्पेक्टर सिंह का चेहरा कठोर हो गया। हरीश सुबकते हुए बोला, मैं शराब पीकर कई बार उनके घर गया। एक दिन घर पर कोई नहीं था, सिर्फ अनाया थी।
वह मासूम मुझे भाई कहकर हंस रही थी। और मैं जानवर बन गया। मैंने उसे डराया, चुप रहने को कहा। उसके बाद वह चुप हो गई, किसी को कुछ नहीं बताया। इंस्पेक्टर सिंह ने दांत भींच लिए। उन्होंने गुस्से से कहा, तूने इंसानियत को कलंकित किया है, हरीश। एक मासूम बच्ची पर दरिंदगी करने वाले तू जैसे लोग जिंदा रहने लायक नहीं। अब कानून तुझे ऐसी सजा देगा कि पूरी उम्र तेरा सिर शर्म से झुका रहेगा। हरीश रोता रहा, लेकिन अब कोई उसकी बात सुनने को तैयार नहीं था। उसकी स्वीकारोक्ति ने सब कुछ साफ कर दिया था। अनाया की मासूमियत छीनने वाला दरिंदा और कोई नहीं, बल्कि उसी का अपना रिश्तेदार हरीश था। जब पुलिस ने खबर दी कि हरीश ने अपना गुनाह कबूल कर लिया है, तो राघव और सविता को थाने बुलाया गया। जैसे ही दोनों वहां पहुंचे, उन्होंने देखा कि हरीश हथकड़ी पहने, सिर झुकाए बैठा है। राघव की आंखें खून से भर गईं। वह गरजते हुए आगे बढ़ा और चिल्लाया, हरीश, तूने हमारी मासूम अनाया के साथ यह कैसे कर दिया? जिसे हम अपना कहते थे, उसी ने हमारी इज्जत को रौंद डाला। वह गुस्से में कांप रहा था। उसने अचानक झपट्टा मारकर हरीश की गर्दन पकड़ ली। पुलिसकर्मी दौड़े और किसी तरह उसे अलग किया। लेकिन राघव दहाड़ रहा था, छोड़ दो मुझे। मैं इसे अपनी आंखों के सामने जिंदा जला दूंगा। जिसने मेरी 10 साल की बच्ची की जिंदगी तबाह की है, वह सांस लेने के काबिल नहीं। हरीश रोते हुए सिर्फ इतना कह सका, मुझसे गलती हो गई। शराब ने मुझे अंधा कर दिया। लेकिन सविता ने यह सुनकर जमीन पर गिरते गिरते खुद को संभाला। उसकी आवाज दर्द से भरी थी। गलती? इसे तू गलती कहता है? तूने मेरी बच्ची का बचपन छीन लिया, उसकी जिंदगी बर्बाद कर दी। तेरे जैसे लोग तो इंसान कहलाने के लायक भी नहीं। उसकी सिसकियां पूरे थाने में गूंज उठीं। पुलिसकर्मी तक आंखें झुकाकर खड़े रहे। इंस्पेक्टर सिंह ने कड़े स्वर में कहा, राघव जी, कानून अपना काम करेगा। लेकिन अगर आपने हाथ उठाया तो केस और बिगड़ जाएगा। हमें यकीन रखिए, उसे कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी। राघव फूट पड़ा। उसके आंसू और गुस्सा मिलकर एक साथ बह रहे थे। मैंने हरीश को अपना भाई माना, अपने घर का हिस्सा समझा। और उसने मेरी बेटी को नर्क में धकेल दिया। अब चाहे कानून जो करे, मेरे लिए हरीश पहले ही मर चुका है। उस क्षण पूरे गांव का भरोसा, रिश्तों की मर्यादा और खून के रिश्तों की पवित्रता सब टूटकर बिखर गई। हरीश अब सिर्फ एक नाम नहीं था, वह चंद्रपुर की गलियों में घृणा और नफरत का प्रतीक बन चुका था। हरीश की स्वीकारोक्ति की खबर जंगल की आग की तरह पूरे चंद्रपुर गांव में फैल गई। हर गली, हर चौपाल, हर घर में सिर्फ एक ही चर्चा थी, वही हरीश दरिंदा है जिसने अनाया की मासूमियत छीन ली। गांव के लोग उबाल खा उठे। चौपाल पर इकट्ठा भीड़ गुस्से से चिल्लाने लगी, ऐसे आदमी को जिंदा रहने का हक नहीं है। कानून के भरोसे मत रहो, हमें इसे यही सजा देनी होगी। औरतें अपने आंचल से आंखें पोंछते हुए कह रही थीं, उसने न सिर्फ अनाया, बल्कि पूरे गांव की इज्जत को दागदार कर दिया है। कुछ नौजवान लाठी डंडे लेकर थाने की ओर बढ़ने लगे। भीड़ इतनी उग्र हो गई कि पुलिस को बीच में आकर घेराबंदी करनी पड़ी। इंस्पेक्टर सिंह ने गुस्साई भीड़ को रोकते हुए कहा, हम समझते हैं आपका दर्द, लेकिन कानून को हाथ में लेना अपराध है। अगर आप लोग कुछ करेंगे तो केस कमजोर पड़ जाएगा और हरीश को सजा दिलाना मुश्किल हो जाएगा। लेकिन भीड़ में से एक बुजुर्ग गरजकर बोला, इंस्पेक्टर साहब, हम जानते हैं कानून सालों तक खींचता है। लेकिन हमारी आंखों के सामने जिसने हमारी बेटी जैसी बच्ची को तबाह किया, उसे हम आसानी से कैसे छोड़ दें? थाने के बाहर नारों की गूंज फैल गई, हरीश को फांसी दो, फांसी दो। अंदर हरीश हथकड़ी में बंधा कांप रहा था। उसका सिर झुका हुआ था और चेहरा डर से सफेद पड़ चुका था। राघव और सविता यह दृश्य देखकर और भी टूट गए। राघव ने भीड़ की ओर देखते हुए कहा, भाइयों, बहनों, आपका गुस्सा जायज है। लेकिन अगर हमने कानून से पहले सजा दी, तो मेरी बेटी का केस कहीं अधूरा रह जाएगा। हमें धैर्य रखना होगा। उसकी आवाज टूट रही थी,
लेकिन उसकी आंखों में एक आग थी। मैं वादा करता हूं, चाहे देर लगे, पर हरीश को ऐसी सजा मिलेगी कि पूरी दुनिया याद रखेगी। भीड़ धीरे धीरे शांत हुई, मगर गांव का गुस्सा ठंडा नहीं हुआ। हर घर, हर दिल में अब सिर्फ एक ही मांग थी, दरिंदे हरीश को मौत की सजा। ऑपरेशन के बाद अनाया का शरीर भले ही धीरे धीरे मजबूत हो रहा था, पर उसकी आत्मा पर गहरा जख्म रह गया था। रात होते ही वह अक्सर चौंककर उठ जाती, स्वर का कंपन उसके छोटे छोटे सीने से निकलता। किसी साधारण आवाज पर भी उसकी आंखें डर से खुल जातीं और वो जोर जोर से चिल्लाती, कभी कभी बस नाम के बिना, कभी कभी पलके भौहें सिलवटी सी करके। उसके सपने अब खूनी छायाओं से भरे हुए थे। रात में अगर कोई दरवाजा कहीं बंद हुआ तो वह मानो किसी पीछा करने वाले की वापसी समझकर चिल्ला उठती। एक बार तो रात में वह उठकर माँ की बाहों में आकर सकपका कर पूछ बैठी, अम्मा, क्या वह वापस आ जाएगा? और सविता रो रो कर उसे कसकर गले लगाती, दिल में टूटन और गुनाहगारों के लिए काटती आग दोनों संग रखकर। आईसीयू के सन्नाटे में मशीनों की टुक-टुक सुनाई देती और अनाया के छोटे हाथ माँ के गले में जितनी मजबूती से ढीठी से पैक हो जाते, उसकी आंखों में उसी रात की यादें तैर आतीं, एक ऐसी याद जो बार बार उसके भीतर दर्द की लकीर खींच जाती। कभी कभी वह चुपचाप बिस्तर के किनारे बैठकर खाली हवा में ताकती रहती, मानो किसी छाया के लौट आने की प्रतीक्षा कर रही हो। डॉक्टरों ने कहा कि शारीरिक इलाज के साथ साथ उसे मनोवैज्ञानिक सहायता की भी जरूरत है। उसके छोटे दिमाग को यह समझाना होगा कि अब वह सुरक्षित है, उसे धीरे धीरे भय से बाहर निकाला जाएगा। पर मानसिक भागों को ठीक करने में वक्त लगता है, वो वक्त जिसे एक बच्चे के जीवन से कोई नहीं छीन सकता। राघव की आंखों के नीचे गहरी गहरी काली रेखाएं पड़ गई थीं। वह रोज थकेहारे अस्पताल के कमरे में बैठकर अपनी मुट्ठियां जकड़े रहता, कभी कभी अनायास रो पड़ता, कभी कभी गुस्से में टूटकर दीवारों पर चिल्ला देता। सविता हर रात अनाया को गोद में लेकर शांति से बैठती और धीरे धीरे उससे बातें करती, बिना हिसाब किताब के, जैसे माँ का बस आंचल हो। बेटी, मैं तेरे साथ हूं। अब कोई तेरे पास नहीं आएगा। मैं वादा करता हूं। पर वादे, चाहे कितने भी बड़े हों, रातों के डर को तुरंत मिटा नहीं पाते। अनाया की चीखें कभी कभी अस्पताल के दीवारों से टकराकर दूर तक गूंजती, और हर सुनने वाले के सीने में एक नया सवाल उठ जाता, कैसे कोई इतना निर्दोष बचपन छीन सकता है? गांव की भीड़ में से कुछ लोग घंटों अस्पताल के बाहर खड़े रहते, जैसे आंखों की निगरानी से कुछ वापस लौटा भी तो रोक दें। पर सच्चाई यह थी कि भले ही अपराधी को पकड़ लिया गया हो, टूटे हुए दिल, चीर-फाड़ कर रख दी गई मासूमियत और घर के रिश्तों की नम परतें उसी तरह फटती रहीं, और उनकी मरम्मत में समय, धैर्य और बहुत सी ममता चाहिए थी। अस्पताल में अनाया के इलाज के दौरान कई लोग उससे मिलने आते, लेकिन उनमें से एक चेहरा सबसे अलग था, शर्मा मैडम। वह लखनऊ की एक सरकारी स्कूल की शिक्षिका थी। उम्र लगभग 45 साल, सादी साड़ी में लिपटी, चेहरे पर माँ जैसी ममता और आंखों में गहरी संवेदना। जब उन्होंने पहली बार अनाया को देखा, तो उनके दिल में करुणा उमड़ आई। नन्ही बच्ची का चेहरा भय और कमजोरी से ढका हुआ था। शर्मा मैडम उसके पास बैठ गईं और बहुत नरमी से उसका हाथ पकड़कर बोलीं, बेटी, डर मत। अब सब ठीक होगा। तुम अकेली नहीं हो। अनाया ने पहली बार किसी अजनबी की ओर देखा और उसकी आंखों में थोड़ी सी राहत चमकी। माँ की तरह बोलने वाले इन शब्दों ने उसे एक पल के लिए सुरक्षित महसूस कराया। शर्मा मैडम ने राघव और सविता से भी बात की। मैं जानती हूं, आप दोनों बहुत दुख झेल चुके हैं। लेकिन इस बच्ची को अब सिर्फ दवा ही नहीं, बल्कि प्यार और शिक्षा की भी जरूरत है। अगर आप चाहें तो मैं अनाया को अपने पास रख सकती हूं। मैं उसे पढ़ाऊंगी, संभालूंगी। और सबसे अहम बात, उसे यह एहसास कराऊंगी कि वह अब भी किसी की प्यारी है। सविता की आंखें भर आईं। उसने धीरे से कहा, मैडम, हम गरीब हैं। हमारे पास इतना साधन नहीं कि उसे अच्छी जिंदगी दे सके। अगर आप सचमुच इसे अपनाना चाहती हैं, तो हमारे लिए यह भगवान का वरदान होगा। राघव ने भी सिर झुका लिया। उसकी आवाज भारी थी। हमारे लिए यह सबसे बड़ा सहारा होगा। बस मेरी एक शर्त है, अनाया हमेशा सुरक्षित और खुश रहनी चाहिए। उसके चेहरे पर मुस्कान लौटनी चाहिए।
शर्मा मैडम ने दृढ़ स्वर में कहा। मैं वादा करती हूं, यह बच्ची अब मेरी भी बेटी होगी। उस पल अस्पताल के कमरे में एक नई रोशनी फैल गई। जिस बच्ची ने इतनी छोटी उम्र में अंधेरे का सामना किया था, उसके जीवन में अब एक नया अध्याय शुरू होने वाला था, प्यार और शिक्षा का। कुछ दिनों बाद जब अनाया की तबीयत थोड़ी संभली तो अस्पताल के कमरे में एक बड़ा फैसला लिया गया। राघव और सविता दोनों ने भारी मन से अपनी बच्ची को शर्मा मैडम के हवाले करने की हामी भर दी। सविता ने अनाया को अपनी गोद में कसकर भींच लिया। उसकी आंखों से आंसू लगातार गिर रहे थे। वह बार बार बेटी के माथे को चूमती और कहती, बेटी, तू हमेशा मेरे दिल का टुकड़ा रहेगी। लेकिन तेरे अच्छे भविष्य के लिए मुझे तुझे मां शर्मा के पास छोड़ना होगा। वह तुझे वो सब दे पाएंगी जो मैं नहीं दे सकती। शिक्षा, सुरक्षा और नई जिंदगी। अनाया छोटे हाथों से मां का आंचल पकड़कर सिसक रही थी। उसकी आंखों में डर था। अम्मा, आप मुझे छोड़कर कहाँ जा रही हो? सविता का दिल टूट रहा था, लेकिन उसने खुद को संभालते हुए कहा, मैं तुझे कहीं नहीं छोड़ रही बेटी, मैं बस तुझे भगवान के हाथों में सौंप रही हूं। मां शर्मा अब तेरी दूसरी मां है। तू उनके साथ रहेगी और जब चाहेगी मैं तुझे देखने आऊंगी। राघव ने भी बेटी के सिर पर हाथ रखा। उसकी आवाज कांप रही थी, लेकिन आंखों में दृढ़ता थी। अनाया, तू हमारी इज्जत है, हमारी रोशनी है। आज से तू पढ़ लिख कर बड़ी बनेगी और इस दुनिया को दिखाएगी कि दर्द के बाद भी इंसान हारता नहीं। याद रखना, हम हमेशा तेरे साथ हैं। शर्मा मैडम आगे बढ़ी और अनाया को अपने सीने से लगा लिया। उनकी आंखों में आंसू थे, लेकिन स्वर में भरोसा। बेटी, अब तू अकेली नहीं है। मैं तुझे अपनी तरह पालूंगी। तेरे हर आंसू को मिटाकर मुस्कान दूंगी। गांव के लोग भी उस दिन अस्पताल में इकट्ठा हुए। हर किसी की आंखें नम थीं। जब शर्मा मैडम अनाया को लेकर गाड़ी में बैठीं, तो पूरे माहौल में सिसकियों और आशीर्वादों की गूंज भर गई। अनाया खिड़की से बाहर झांकती रही, उसकी नन्ही आंखें बार बार मां बाप को ढूंढ रही थीं। और उसी पल राघव और सविता हाथ हिलाते रहे, दिल में हजार आंसुओं और दुआओं के साथ। यह विदाई सिर्फ एक मां बाप और बेटी की जुदाई नहीं थी, यह उम्मीद थी कि अंधेरे के बाद उसकी जिंदगी में एक नई सुबह जरूर आएगी। लखनऊ शहर की भीड़भाड़ और चमक गांव चंद्रपुर से बिल्कुल अलग थी। जब शर्मा मैडम अनाया को अपने घर लेकर आईं, तो वह रास्ते भर खिड़की से बाहर झांकती रही। बड़े बड़े मकान, रोशनी से जगमगाते बाजार और हॉर्न बजाती गाड़ियां देखकर उसकी आंखों में अचरज था, लेकिन दिल में डर भी छुपा हुआ था। शर्मा मैडम का घर छोटा लेकिन साफ सुथरा और प्यार से भरा था। दीवारों पर रंग बिरंगे पोस्टर, किताबों से भरी अलमारियां और आंगन में एक नीम का पेड़। जैसे ही अनाया अंदर दाखिल हुई, शर्मा मैडम ने मुस्कुराकर कहा, बेटी, अब यह घर भी तुम्हारा है। यहां तू सुरक्षित है। पहली रात अनाया नींद में बार बार चौंक उठती, सपनों में वही डरावनी छायाएं लौट आतीं। लेकिन हर बार शर्मा मैडम उसके पास बैठ जातीं, उसके माथे पर हाथ फेरतीं और धीरे से गुनगुनातीं, डर मत बेटी, मैं यही हूं। धीरे धीरे अनाया को एहसास हुआ कि अब वह सचमुच अकेली नहीं है। सुबह जब वह उठती, तो शर्मा मैडम उसे स्कूल की कॉपी किताबें दिखाती। देख अनाया, अब तू पढ़ेगी, लिखेगी। किताबें तेरी सबसे बड़ी दोस्त बनेंगी। अनाया झिझकते हुए पेंसिल पकड़ती और छोटे छोटे अक्षर बनाने की कोशिश करती। जब वह लिख लेती, तो शर्मा मैडम खुशी से ताली बजाती और कहती, वाह, मेरी बेटी तो बहुत होशियार है। इन छोटी छोटी जीतों ने अनाया के चेहरे पर मुस्कान लौटानी शुरू कर दी। वह बगीचे में खेलते हुए तितलियां पकड़ती, आंगन में मिट्टी से चित्र बनाती और शाम को शर्मा मैडम के साथ बैठकर कहानियां सुनती। फिर भी उसके भीतर का डर पूरी तरह मिटा नहीं था। कभी कभी किसी अनजान आदमी की आहट सुनते ही उसका चेहरा पीला पड़ जाता। लेकिन इस बार फर्क था, अब उसके पास कोई था जो तुरंत उसका हाथ पकड़कर कहता, अनाया, डर मत। अब तू सुरक्षित है। लखनऊ की उस नन्ही छतरी के नीचे अनाया ने अपनी टूटी हुई मासूमियत को फिर से जोड़ना शुरू किया। यह शुरुआत छोटी थी, मगर यहीं से उसकी जिंदगी की नई राह निकल रही थी।
चंद्रपुर गांव लौटकर राघव और सविता ने अनाया को शर्मा मैडम की देखभाल में छोड़ तो दिया था, लेकिन उनके अपने घर का माहौल पहले जैसा नहीं रहा। सबसे ज्यादा बदल गया था फरहान। सिर्फ 15 साल का यह लड़का, जो पहले बहन के साथ खेलते कूदते दिन बिताता था, अब हर वक्त चुपचाप रहने लगा। वह खेतों पर काम करते हुए भी खामोश रहता और रात को चारपाई पर करवटें बदलता रहता। उसकी आंखों में नींद नहीं थी, सिर्फ बोझ था। कई बार सविता ने उसे डांटा, बेटा, तू इतना चुप क्यों है? यह सब तेरी गलती नहीं थी। लेकिन फरहान का दिल मानने को तैयार नहीं था। वह फूट पड़ता, अम्मी, अगर मैं बहन को अकेला कभी छोड़ता ही नहीं तो शायद ये सब होता ही नहीं। मैं उसका भाई होकर भी उसे बचा न सका। मैं निकम्मा हूं, नाकाम हूं। राघव ने उसे समझाने की कोशिश की, बेटा, अपराधी हरीश है, तू नहीं। तू कैसे जान सकता था कि वो दरिंदा हमारे घर आ जाएगा? लेकिन फरहान की आंखों में आंसू भर आते। अब्बा, लोग चाहे कुछ भी कहें, पर मुझे लगता है जैसे अनाया की तकलीफ के पीछे मैं भी जिम्मेदार हूं। काश उस दिन मैं घर पर होता। काश मैं उसे बचा पाता। गांव के लोग भी कभी कभी ताने मारते। भाई होते हुए भी बहन की हिफाजत नहीं कर पाया। ये शब्द फरहान के दिल पर नश्तर की तरह चुभते। धीरे धीरे उसका हंसना बोलना बंद हो गया। वह दोस्तों से मिलने से कतराने लगा। कभी अकेले नदी किनारे जाकर देर तक बैठा रहता, कभी खेतों की मेड़ पर आसमान ताकता और सोचता, क्या मैं बहन का सच्चा भाई हूं? या उसकी बर्बादी में मेरा भी हिस्सा है? फरहान का यह आत्मग्लानि उसे भीतर से खा रही थी। वह किशोर उम्र का था, पर चेहरा और आंखें अचानक बूढ़ी लगने लगीं। और यही अपराधबोध धीरे धीरे उसे एक खतरनाक मोड़ की ओर धकेल रहा था। कई दिनों से अपराधबोध में जलता फरहान आखिरकार टूट गया। एक रात वह चुपचाप अपने कमरे से निकला, मां बाप की सोती हुई परछाइयों को एक आखिरी बार देखा और बगैर कुछ कहे गांव से बाहर निकल गया। सुबह जब सविता ने बेटे की चारपाई खाली देखी तो उसका दिल धड़क उठा। उसने पूरा घर छान मारा, खेतों में खोजा, पड़ोसियों से पूछा, पर फरहान कहीं नहीं मिला। राघव भी घबराकर पूरे गांव में दौड़ा, मगर हर जगह से वही जवाब आया, हमने नहीं देखा। 2 दिन तक गांव वाले मिलकर उसे ढूंढते रहे। तीसरे दिन सुबह एक चरवाहे ने सूचना दी कि गंगा किनारे, जहां नदी का बहाव तेज है, वहां एक किशोर की लाश पड़ी है। खबर सुनते ही राघव और सविता दौड़ पड़े। जब उन्होंने गंगा किनारे पहुंचकर देखा तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। सामने उनका बेटा फरहान निढाल पड़ा था, चेहरा पीला, आंखें बंद और हाथ में एक मुड़ातुड़ा कागज। सविता चीख मारकर वहीं गिर पड़ी, नहीं, मेरा बेटा, तू मुझे छोड़कर क्यों चला गया? राघव ने कांपते हाथों से वह कागज उठाया। उसमें कांपते अक्षरों में लिखा था, अम्मी, अब्बा, मुझे माफ कर दो। मैं बहन की हिफाजत नहीं कर पाया। मुझे जीने का हक नहीं। मेरी बहन के लिए दुआ करना। वह जरूर खुश रहे। राघव ने जैसे ही यह पढ़ा, उसकी आंखों से आंसू दरिया बनकर बह निकले। उसने बेटे की निस्सहाय देह को अपनी गोद में उठा लिया और चिल्लाकर कहा, बेटा, यह तेरा कसूर नहीं था। गुनहगार हरीश था। तू क्यों अपने आप को दोषी मान बैठा? हमें छोड़कर क्यों चला गया? गंगा किनारे जमा गांव वाले सिसक रहे थे। कोई बोल न पा रहा था। एक ही परिवार पर आई लगातार विपत्तियों ने पूरे गांव को झकझोर दिया था। फरहान की मौत अब केवल एक परिवार का नहीं, बल्कि पूरे चंद्रपुर का शोक बन गई। लखनऊ में शर्मा मैडम के घर अनाया धीरे धीरे संभलने लगी थी। वह रोज पढ़ाई करती, छोटे छोटे अक्षर लिखना सीख रही थी। उसके चेहरे पर कभी कभी हल्की मुस्कान भी लौट आती थी। लेकिन एक दिन, जब राघव और सविता वहां पहुंचे, तो उनके चेहरों पर गहरी उदासी थी। सविता ने बेटी को गले लगाया और फूट पड़ी। अनाया हकबका गई, अम्मा, क्या हुआ? अब्बा क्यों रो रहे हैं? राघव की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने कांपती आवाज में कहा, बेटी, तेरा भाई फरहान अब हमारे बीच नहीं है।
ये शब्द सुनते ही अनाया जैसे पत्थर बन गई। कुछ पल तक उसकी आंखें खाली रहीं, फिर अचानक उसका छोटा सा शरीर कांपने लगा। नहीं, झूठ है। मेरा भाई मुझे कभी छोड़कर नहीं जा सकता। वह मुझसे वादा करता था कि हमेशा मेरे साथ रहेगा। वह चीखते हुए शर्मा मैडम की गोद में गिर गई। उसका मासूम दिल इस सच्चाई को स्वीकार नहीं कर पा रहा था। मैंने उसे माफ कर दिया था, फिर भी वह क्यों चला गया? उसने मुझे अकेला क्यों छोड़ दिया? सविता ने बेटी का चेहरा अपने आंचल में छिपा लिया, लेकिन उसके आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। बेटी, फरहान ने तुझे बहुत चाहा। वह बस अपने अपराधबोध को सह नहीं पाया। अनाया जोर जोर से सिर हिलाने लगी। नहीं अम्मा, मैं उसे रोक लेती। अगर मैं उसके पास होती तो वह कभी नहीं जाता। अब मेरा भाई कहाँ है? कौन मुझे बुलाएगा, छोटी बहन कहकर? पूरा कमरा सिसकियों से भर गया। शर्मा मैडम ने अनाया को कसकर थाम लिया। उनकी आंखों में भी आंसू थे, लेकिन उन्होंने धीरे से फुसफुसाया। बेटी, फरहान चला गया है, लेकिन उसकी दुआएं तेरे साथ हैं। वह चाहता था कि तू जिंदगी जी, पढ़े लिखे और मजबूत बने। लेकिन उस दिन अनाया का मासूम दिल फिर से 1000 टुकड़ों में बिखर गया। उसके लिए भाई सिर्फ एक रिश्ता नहीं था, बल्कि उसका रक्षक, उसका साथी, उसकी दुनिया था। और अब वह दुनिया सदा के लिए खो चुकी थी। लखनऊ की जिला अदालत में उस दिन भारी भीड़ जमा थी। हर कोई जानता था कि आज हरीश के अपराध पर अदालत फैसला सुनाने वाली है। गांव चंद्रपुर के लोग भी सुबह सुबह बसों और बैलगाड़ियों से आ पहुंचे थे। हर चेहरे पर गुस्सा, पीड़ा और बेचैनी साफ दिखाई दे रही थी। हरीश को पुलिस की सख्त सुरक्षा में अदालत कक्ष में लाया गया। हाथों में हथकड़ी, चेहरा झुका हुआ और आंखें भय से डरी हुई। सामने जज की कुर्सी पर बैठे न्यायाधीश ने गंभीर स्वर में कार्यवाही शुरू की। सरकारी वकील ने पूरे सबूत अदालत के सामने रखे। अनाया की मेडिकल रिपोर्ट, डॉक्टरों की गवाही, पुलिस की डायरी और सबसे अहम, हरीश का अपना इकबाल जुर्म। गवाहों ने भी अदालत में खड़े होकर बयान दिए। गांव की बुजुर्ग औरतें रोते हुए बोलीं, जज साहब, इसने हमारी बच्ची की जिंदगी उजाड़ दी। इसे ऐसी सजा दीजिए कि कोई और दरिंदा ऐसा करने की हिम्मत न करे। हरीश के वकील ने थोड़ी दया की गुहार लगाई, लेकिन अदालत का माहौल पहले से ही भारी था। सबकी निगाहें बस न्यायाधीश पर टिकी थीं। आखिरकार न्यायाधीश ने हथौड़ा बजाया और गूंजती आवाज में फैसला सुनाया। आरोपी हरीश ने 10 वर्षीय बच्ची के साथ अमानवीय अपराध किया है। यह समाज और इंसानियत दोनों के लिए कलंक है। इसलिए अदालत उसे 20 साल की कठोर कारावास की सजा सुनाती है। जैसे ही ये शब्द अदालत में गूंजे, पूरा हॉल कांप उठा। कुछ लोग संतोष की सांस लेने लगे, लेकिन कई गांव वाले चीख उठे। सिर्फ 20 साल? यह मौत की सजा के लायक था। राघव और सविता दोनों की आंखों में आंसू थे। राघव ने सिर झुका लिया और धीमे स्वर में कहा, कानून ने सजा तो दी है, पर क्या इससे मेरी बेटी का दर्द कम होगा? क्या इससे मेरा बेटा फरहान लौट आएगा? गांव के लोग अदालत से बाहर निकले और चौपाल पर बैठकर कहते रहे, कम से कम अब यह दरिंदा सलाखों के पीछे है। हमारी बच्ची के लिए इंसाफ की शुरुआत तो हुई। उस दिन चंद्रपुर गांव ने राहत की सांस तो ली, लेकिन उनके दिलों में अब भी यह चुभन थी, क्या 20 साल काफी है एक मासूम बचपन की बर्बादी का हिसाब चुकाने के लिए? वक्त धीरे धीरे बीतता गया। लखनऊ के उस छोटे से घर में जहां कभी अनाया डर से कांपती थी, अब वही बच्ची किताबों के बीच बैठकर अपने सपने लिखने लगी। शर्मा मैडम ने उसे बेटी से भी बढ़कर प्यार दिया। सुबह उसे स्कूल ले जातीं, शाम को होमवर्क करातीं और रात को कहानियां सुनाकर सुलातीं। अनाया अब सिर्फ अक्षर पहचानने वाली बच्ची नहीं रही, वह अच्छे से पढ़ने लगी थी। जब भी वह कॉपी में अपना नाम साफ साफ लिखती, तो उसकी आंखों में एक चमक दिखाई देती, मानो वह दुनिया को साबित कर रही हो कि उसके बचपन को चाहे छीन लिया गया हो, लेकिन उसके भविष्य को कोई छीन नहीं सकता। फिर भी फरहान की यादें हमेशा उसके साथ रहती। हर साल उसकी बरसी पर अनाया चुपचाप गंगा किनारे जाती और फूल चढ़ाकर फुसफुसाती, भैया देखो, मैं अब डरती नहीं। मैं पढ़ाई कर रही हूं,
मजबूत बन रही हूं। मैंने वादा किया है कि मैं तुम्हारे लिए जीऊंगी। शर्मा मैडम अक्सर उसकी पीठ थपथपाकर कहती, बेटी, तू जितनी तकलीफों से गुजरी है, उतनी ही बड़ी तेरी हिम्मत है। एक दिन तू दूसरों के लिए मिसाल बनेगी। अनाया की मासूम मुस्कान लौट आई थी। अब वह अपने अतीत की छाया से बाहर निकलकर नई सुबह की ओर बढ़ रही थी। किताबों और सपनों के सहारे वह धीरे धीरे अपने टूटे दिल को जोड़ रही थी। कभी कभी रात को खिड़की से आसमान की ओर देखकर वह आहिस्ता कहती, भैया, मैं अकेली नहीं हूं। आप जहां भी हो, मुझे देख रहे हो। मैं मजबूत बनूंगी। आपके लिए, अम्मा अब्बा के लिए और उन सब बच्चों के लिए जिन्हें कभी डर में जीना पड़ा। उसकी आंखों से आंसू गिरते, लेकिन अब उन आंसुओं के साथ एक चमक भी होती, हिम्मत और उम्मीद की। यह कहानी यहीं खत्म नहीं होती, बल्कि अनाया के हर कदम के साथ आगे बढ़ती है। उसकी जिंदगी एक कड़वा सच लेकर शुरू हुई थी, लेकिन उसने अपने साहस से उस अंधेरे को रोशनी में बदल दिया। दोस्तों, यह कहानी सिर्फ अनाया की नहीं है, बल्कि उन तमाम मासूम बच्चों की है, जिनकी मासूमियत दरिंदगी की भेंट चढ़ जाती है। दर्द और आंसुओं के बीच भी अनाया ने हिम्मत से जीना सीखा, और यह हमें सिखाता है कि अंधेरे के बाद भी रोशनी जरूर आती है। हमें याद रखना चाहिए कि बच्चों की सुरक्षा सिर्फ परिवार की ही नहीं, बल्कि पूरे समाज की जिम्मेदारी है। अगर कहीं अन्याय दिखे, तो चुप न रहें। आवाज उठाए, क्योंकि आपकी खामोशी किसी मासूम की जिंदगी अंधेरे में धकेल सकती है। अनाया की तरह हर बच्चा हकदार है, पढ़ाई का, सपनों का और एक सुरक्षित भविष्य का। अगर इस सच्ची घटना ने आपके दिल को छुआ हो, तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपका एक छोटा सा कदम इस संदेश को लाखों लोगों तक पहुंचा सकता है और किसी मासूम की जिंदगी बचा सकता है।